नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है क्या हम और आप प्लास्टिक खाते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक रिसर्च आई है टॉक्सिस लिंक की, और जिसमें यह कहा गया है कि चीनी और नमक में माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, माइक्रो प्लास्टिक के खतरे को समझेंगे, जानेंगे कि इनसे किन घातक बीमारियों की आशंका बन सकती है। नमक चीनी छोड़ तो नहीं सकते, तो फिर इनमें मौजूद माइक्रो प्लास्टिक से कैसे बचा जा सकता है। वहीं कंपनियां आखिर नमक और चीनी में माइक्रो प्लास्टिक कैसे मिलाती हैं या उसमें कैसे माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। चीनी हो या नमक, इसके बगैर स्वाद बेस्वाद समझिए। हमारे खान पान का सबसे अहम हिस्सा ये दोनों उत्पाद हैं। लेकिन क्या हम खाने में जो चीनी और नमक ले रहे हैं उसमें खतरनाक माइक्रो प्लास्टिक मिले हुए हैं जो हमें गंभीर बीमारियां दे सकते हैं? चौंकिए नहीं, यही सच्चाई है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि टॉक्सिक्स लिंक की एक स्टडी में चीनी और नमक में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी के दावे किए गए हैं। स्टडी के मुताबिक देश में बिक रहे तमाम नामी गिरामी ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिली है। दरअसल टॉक्सिक्स लिंक ने टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक और स्थानीय कच्चे नमक सहित कुल 10 प्रकार के नमक और ऑनलाइन के साथ साथ लोकल मार्केट से खरीदी गई चीनी के सैंपल की जांच की। तो इसके परिणाम जो सामने आए वो चौंकाने वाले थे। जांच में टॉक्सिक्स लिंक ने पाया कि नमक और चीनी के लिए गए नमूनों में अलग अलग तरह के माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद थे, जैसे कि फाइबर, प्लेलेट्स, फिल्म्स, फ्रेगमेंट्स। इन माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार 0.1 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर के बीच पाया गया। सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा आयोडीन युक्त नमक में पाई गई, जो मल्टी कलर के पतले फाइबर और फिल्म्स के रूप में मौजूद थे। स्टडी की अगर माने तो जांच में प्रति 1 किलोग्राम नमक में 7 से लेकर 89 माइक्रोप्लास्टिक्स के टुकड़े पाए गए। आयोडीन वाले नमक में सर्वाधिक 89 माइक्रोप्लास्टिक्स के टुकड़े मिले, तो ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट में ये आंकड़ा सबसे कम, यानी कि करीब 7 का रहा। वहीं जांच में पाया गया कि प्रति 1 किलोग्राम चीनी में माइक्रोप्लास्टिक्स के टुकड़ों की मात्रा 12 से लेकर 68 से थोड़ा अधिक पाई गई। इसमें सबसे अधिक मात्रा नॉन ऑर्गेनिक चीनी में पाई गई। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो माइक्रोप्लास्टिक्स अगर हमारी बॉडी में जाता है तो इसका सेहत पर लंबे समय तक के लिए असर पड़ सकता है। इसके कण बॉडी में सूजन की वजह बन सकते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। हाल की कई रिसर्च में ये पाया गया है कि फेफड़े, हार्ट, यहाँ तक कि ब्रेस्ट मिल्क और अजन्मे बच्चों में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को न केवल बढ़ा रहे हैं, बल्कि कुछ जानकार मानते हैं खास करके युवाओं में कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए माइक्रोप्लास्टिक भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, लेकिन अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सतीश सिन्हा, एसोसिएट डायरेक्टर टॉक्सिस लिंक के, प्रदीप चक्रवर्ती हैं, पूर्व डायरेक्टर FSSAI के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सतीश जी, सबसे पहला सवाल आपसे सर, आपकी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है कि चीनी में और नमक जो हम खाते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक हैं। ये सुन के ही बड़ा अजीब लग रहा है कि क्या हम क्योंकि ये रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, और अगर हम रोज़ चीनी खा रहे हैं या नमक खा रहे हैं तो उसमें अगर माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है तो ये बहुत खतरे वाली बात है। तो आप ज़रा बताइए कि आपने ये रिसर्च कैसे किया है, आपका सैंपल साइज़ क्या था, ये ज़रा डिटेल में बताइए सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम करीब प्लास्टिक के ऊपर पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हैं, और हमने वेरियस प्लास्टिक के ऊपर वेरियस मीडियम्स में रिसर्च किया है। सबसे पहले हमारा जो काम था वो माइक्रोप्लास्टिक्स इन वाटर था, जो ड्रिंकिंग वाटर, उसमें भी टेस्ट किया था, और उसमें भी हमें अलग अलग शहरों में पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा मिली थी।
उसके बाद हमने इसको गंगा में भी टेस्ट किया, गंगा वाटर में, तो वहाँ पर भी माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंस को के एविडेंस मिले थे काफ़ी मात्रा में। उसके बाद हमने सॉइल में किया, वो उसमें भी जो मल्चिंग हम करते हैं सॉइल में, आजकल प्लास्टिक का काफ़ी प्रयोग होता है जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ भी हमें माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा काफ़ी हद तक मिली थी। और लास्ट में इसका एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि जो हम मास कंज्यूम करते हैं ऐसी चीज़ें, और जो कि जिसका कि पानी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसमें हम देखते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक है कि नहीं। तो भी हमने सॉल्ट और शुगर को लिया और उसको हमने टेस्ट किया। हमने 15 सैंपल लिया टोटल, हमने सॉल्ट के 10 सैंपल लिए और चीनी के 5। तो इसमें कुछ ब्रांडेड थे, कुछ नॉन ब्रांडेड थे, और कुछ ऑनलाइन से लिया था और मार्केट से लिया था। और ये सब नॉर्मल जो सॉल्ट होते हैं, और इसमें कुछ अलग अलग विविध प्रकार के सॉल्ट को हमने लिया और इसको हमने लैब में टेस्ट किया। और जो ग्लोबल प्रोटोकॉल है टेस्टिंग ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, उसी प्रोटोकॉल के तहत हमने इसको टेस्ट किया और हमने पाया कि सभी में माइक्रोप्लास्टिक की प्रेजेंस है। तो बहुत ये रिज़ल्ट जब आया मेरे पास में और हम लोगों ने इसको एनालाइज किया, तो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी ये, क्योंकि विश्व में करीब करीब अनेक देशों में ये माइक्रोप्लास्टिक्स पाया जा रहा है। दुनिया के सबसे विकसित देशों में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाया जा रहा है, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, सभी देशों में माइक्रोप्लास्टिक्स अगर आप देखेंगे रिसर्च स्टडीज़ तो सभी जगह पाया। शुगर वाला थोड़ा अलग था, क्योंकि शुगर की ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है। एक जर्मनी का स्टडी है जिसमें कि माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया, 2013 का ये रिपोर्ट है। उसके बाद बांग्लादेश में 2022 में है। तो ये चौंकने वाली बात तो है थोड़ी सी, थोड़ा अजीब सा लगता है कि हम माइक्रोप्लास्टिक्स क्या पी रहे हैं और खा रहे हैं। प्लास्टिक्स ही है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि माइक्रोप्लास्टिक्स कुछ और नहीं है, प्लास्टिक के ही सूक्ष्म कण है, और इसके लिए हम इसे माइक्रो में डिफाइन करते हैं, माइक्रो, नैनो, मेसो, ये सब है उसमें सतीश जी, ये चीनी में, नमक में कैसे मतलब ये मिलाया जाता है या प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में उसमें डेवलप होता है, कैसे होता है ये? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं ऐसा है कि आप चीनी में माइक्रोप्लास्टिक्स मिलाएंगे, कोई भी मिलाएगा। ये एक प्रोसेस है जो ये आप जब कोई भी खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है आज की तारीख में। आप अगर कोई फल का भी सेवन करेंगे, बहुत सोचना पड़ता है कि इसमें भी है। तो ये जो प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण हैं वो हमारे पृथ्वी पर हमारे सभी मीडियम में बहुत विस्तृत रूप से फैल गए हैं, और वो हमारे इनविजिबल पार्ट्स हैं, ये इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, इसीलिए कहीं नज़र नहीं आती। तो ये समुद्र के जल में सबसे ज़्यादा है, जो मरीन इकोलॉजी का सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया, और वो भी माइक्रो प्लास्टिक से हुआ है, और उसमें माइक्रो भी है। तो अगर हम सॉल्ट को हार्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से, तो उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स आ रहा है। और अगर हम शुगर में, जैसे कि हम शुगर का कर रहे हैं, जो हम वेस्ट वाटर से इरिगेशन कर रहे हैं या नॉर्मल वाटर से इरिगेशन कर रहे हैं, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक है। तो माइक्रोप्लास्टिक तो सभी जगह है। तो इसका इन सब चीज़ों में आना एक नॉर्मल हो गया है आज की तारीख में। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि ये सब चीज़ अब हमारे खाने पीने की जगहों में ये फैल रहा है, और इससे हमारे को परेशानी होने की संभावना। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन अब प्रदीप जी, आपसे मेरा सवाल होगा सर, आप फसाई में रह चुके हैं और जिसका काम ही है कि भाई फूड सेफ्टी की निगरानी करना। आप जरा बताइए, ये जो पाए जा रहे हैं, जो बता रहे हैं सतीश जी कि माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, क्या इससे फसाई अवेयर रहती है इस तरह की घटना से, या ये जो मात्रा है ये मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके लिए कितना चौंकाने वाली बात है ये? नहीं, देखिए, हमारा जो रेगुलेशन है इसमें माइक्रोप्लास्टिक का कोई संस्थान नहीं है, सो इट इज नॉट एट ऑल अलाउड इन आवर रेगुलेशन। बट द थिंग इज एक्चुअली इसमें बहुत कम स्टडी हुआ है अभी तक, और हम लोग को एक्चुअली माइक्रोप्लास्टिक इज एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेंट, इट इज एन एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेंट, तो इसलिए इसका ऊपर कभी ध्यान भी नहीं दिया है। बट अभी जैसे देख रहे हैं कि ये स्टडी में आया है, बट बहुत कम ही स्टडी, इंटरनेशनली बहुत कम स्टडी हुआ है, तो इसका बेसिस भी इसीलिए अभी तक एफएसएसआई कोई मेजर्स नहीं लिया है। बट ये अगर ज्यादा आएगा तो जरूर, अभी जब ये स्टडी रिपोर्ट आया है जैसे सतीश जी बताया,
तो इसमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज माइक्रो प्लास्टिक्स एक्चुअली तो बड़ा डिले हो जाएगा, तब तक तो बड़ा डैमेज हो जाएगा। आप कह रहे हैं इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है, और अगर मान लीजिए माइक्रोप्लास्टिक है और हम लोग खा रहे हैं, तो जब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो बहुत डैमेज हो जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है कि, लेकिन अभी तक ये तो रिपोर्ट अभी अभी आया ना, तो नाउ एक्चुअली एफएसएसआई विल आल्सो टेक एक्शन, ओके, रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, रेमेडियल मेजर्स आल्सो विल बी टेकन बाय द एफएसएसआई, राइट, ठीक है। अब स्वाति जी आप बताइए कि अब जैसे सतीश जी कह रहे हैं कि हाँ माइक्रोप्लास्टिक है, अब जरा बताइए कि नमक या चीनी, उसमें अगर माइक्रोप्लास्टिक मिला हुआ है और अगर वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारी हेल्थ पे क्या क्या असर हो सकता है? बिल्कुल, पहले तो देखिए मृत्युंजय जी, हम जहाँ बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन के वातावरण में रहते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि अब हम एक माइक्रोप्लास्टिक के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि चाहे सांस की बात करें, चाहे त्वचा की बात करें और चाहे खाने पीने की बात करें, सभी चीजों से माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। और इसलिए जैसे अभी उन्होंने कहा कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, तो बहुत तेजी से इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एक माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, अब अगर आप देखें तो जितने भी हार्ट अटैक्स ज्यादातर होते हैं उनमें 60% जो प्लाक होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। वही अगर करें तो अब नवजात शिशु के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है जिससे माँ और शिशु जुड़े होते हैं, उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो सीमेन होता है मेल्स का, उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं, यानी कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो तक प्रभावित हो चुकी है। वहीं अगर हमारे मस्तिष्क की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में भी अब माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखिए माइक्रोप्लास्टिक्स ऐसी चीज नहीं है कि हमें खाने में दूर से दिख जाएगी या हमें पता चलेगा कि हमारे खाने में माइक्रोप्लास्टिक है या हमारे प्रोडक्ट्स में है। ये इतना सूक्ष्म है कि ये आपके बाल से भी 70 गुना छोटा है। और जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनमें से भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो माइक्रोप्लास्टिक से बड़े हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी छोटी सूक्ष्म चीज है जो हमें पता भी नहीं चल रही है और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं आधा गुना बढ़ जाती हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि धीरे धीरे कैंसर की बात अगर हम करें, सेलुलर डैमेज की अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारा डीएनए है शरीर का, वो तक इससे डैमेज हो रहा है। तो तरह तरह से बीमारियां जो है ये आने वाले वक्त में लेकर आ रहा है ऑलरेडी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसलिए इसके बारे में अभी से बात करना, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना और जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनको सबसे पहले जागने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा रिफाइनमेंट का जो प्रोसेस है, पैकेजिंग का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू पहुंच रहा है। और वहां अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये धीरे धीरे बहुत जो है बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हेल्थ पे इसका बहुत ही ख़राब असर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं तो उसको कैसे रोका जा सकता है। अब सतीश जी एक सवाल आपसे और, कि जब आपने ये रिसर्च किया, सर्वे किया, तो क्या चीनी कंपनियां या फिर नमक बनाने वाली कंपनियां इससे अवेयर हैं कि उसके प्रोडक्ट में माइक्रोप्लास्टिक है? आपकी बात हुई इस बारे में? नहीं, मुझसे मेरी किसी कंपनी से बात नहीं हुई है, पर ये रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। आज काफ़ी टीवी चैनल्स में, मीडिया में इसकी काफ़ी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि ये सबको पता चल जाएगा। उसके बाद वो लोग भी सवाल करेंगे अपने आप से भी और वो देखेंगे। ठीक है। अच्छा सर, मात्रा कितनी है सतीश जी जो आपने चीनी में पाया और जो नमक में पाया, उसकी मात्रा क्या, हम अगर आप हमारे दर्शकों को, ज़्यादा है या कम मात्रा में है, कैसे है? देखिए, मात्रा तो काफ़ी ज़्यादा है। इसका रेंज है जो हमें 15 सैंपल में मिले, किसी में कुछ मिला, किसी में कुछ मिला, किसी में कुछ मिला। जो हाईएस्ट मिला हमें सॉल्ट में वो था 89.15 पीसेस पर केजी। ओहो, आप समझ गए, बाय वेट, ड्राई वेट। ओके, 90 पीसेस पर केजी बाय ड्राई वेट। और जो शुगर में मिला वो करीब करीब 57 पीसेस था पर ड्राई वेट। अच्छा। तो ये जो इसका मापदंड है मेजर करने का, वो यही मापदंड है ग्लोबली, और इसी तरह से हम मतलब आप कह रहे हैं कि चीनी में ज्यादा है, नमक में कम है सर, ऐसा? नहीं, चीनी में कम है, चीनी में कम है, नमक में ज्यादा है। और सबसे ज्यादा नमक में भी जो आयोडाइज सॉल्ट है उसमें ज्यादा मिला है हमें। अच्छा। तो ये फिर और भी रिसर्च करने की बात है इस पे, और शोध करेंगे तो शायद और भी जानकारी मिलेगी इसके बारे में। जो लूज सॉल्ट है सर, जो लूज नमक, उसमें कम है, आप ये कह रहे हैं उसमें कम है?
नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। पूछ रहा हूँ सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। हर एक सॉल्ट में अलग अलग है। हाँ। नहीं, ज़्यादा है, जरूर ज़्यादा है। हाँ। और उसमें भी ज़्यादा है। अच्छा, उसमें भी ज़्यादा है, ओके। पर सबसे ज़्यादा हमें मिला आयोडाइज्ड सॉल्ट में। आयोडाइज सॉल्ट में, राइट। अच्छा प्रदीप जी, आप जरा बताइए सर कि इसको रोकने के लिए, आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर स्टडी होगी, ठीक है, लेकिन आप चूंकि फसाई में रह चुके हैं, आप जरा बताइए कि तत्काल, चूंकि ये सीधे सीधे हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है, तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, आप जरा बताइए। इस वक्त अगर रोकना हो इसको तो क्या करना चाहिए? मेरा एक रिक्वेस्ट है सतीश जी को, एज ए फॉर्मर डायरेक्टर एफएसएस है, कि इस रिपोर्ट का कॉपी सीईओ एफएसएस को भेजिए। वी हैव एक्चुअली एज मेनी एज 21 साइंटिफिक पैनल्स एंड ईच पैनल कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 scientists and they are very competent and very knowledgeable persons. So they will study and they will actually suggest measures. आप अगर होते, आप अगर इस वक्त, सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप अगर फसाई के डायरेक्टर इस वक्त होते प्रदीप जी, तो आप क्या कदम उठाते? क्या रिकॉल कर लेते, या जो अभी चीनी या नमक अभी मार्केट में बिक रहे हैं, मतलब वो तो अब मान लीजिए रिपोर्ट है, और अगर लोग खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं प्लास्टिक, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करते? इसको तो इमीडिएट रिकॉल होना चाहिए अगर जिसमें प्लास्टिक्स है, बिकॉज फर्दर लॉस ऑफ हेल्थ एक्चुअली वी शुड नॉट एक्सेप्ट एक्चुअली। सो इसको इमीडिएट रिकॉल करना चाहिए। बट मैं जो बोला एक्चुअली सतीश जी को एक रिक्वेस्ट है कि ये इसका कॉपी सीईओ एफएसएस को भेजिए। फिर ये साइंटिफिक पैनल्स, एक्चुअली वी हैव 21 साइंटिफिक पैनल्स, दे विल एग्जामिन एंड दे विल सजेस्ट द मेजर्स। तो उसका बेसिस एक्चुअली एफएसएस विल आल्सो टेक एक्शन फॉर लॉन्ग टर्म। राइट, ठीक बात है। अच्छा, अब स्वाति जी आप जरा बताइए कि अब देखिए, अब फसाई एक्शन लेगा, उसकी जांच होगी, कमेटी बनेगी, उस पर थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज से इस रिपोर्ट को देखने के बाद, हमारे इस शो को देखने के बाद, अब अगर मैं जब चाय पीने जाऊंगा या मैं नमक सब्जी में डालने जाऊंगा तो मेरे मन में खौफ होगा, डर होगा, तो उस खौफ को आप कैसे दूर करेंगी? क्या कोई विकल्प है इस वक्त हमारे पास कि मैं कुछ विकल्प इस्तेमाल कर लूं चीनी का, नमक का, ताकि एटलीस्ट जब तक ये रिपोर्ट आए, जब तक जांच हो, तब तक मैं अपने आप को सेफ फील करूं? जो बड़े कदम उठाने हैं वो तो सरकार, इंडस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडीज को ही उठाने पड़ेंगे, और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। पहली बात है सिंगल यूज प्लास्टिक। इसका कम से कम प्रयोग अगर हम करें, क्योंकि ये हजारों साल तक हमारे एनवायरनमेंट में रहता है और वहीं से हमारे शरीर में पहुंचता है, ये डिके नहीं होता है। तो स्वाति मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो ठीक है, देखिए वो उस पर तो अलग डिबेट है कि भाई प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कम करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चीनी अगर मैं अभी खाने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? ये चीनी खाऊं या ना खाऊं तो फिर उसके बदले क्या खाऊं? नमक खाऊं कि ना खाऊं? उसके बदले क्या खाऊं, ये बताइए। हमारे लिए मजबूरी है उसी को खरीदना और उसी का सेवन करना। और जहाँ तक चीनी की बात है, तो ये तो हम अक्सर ही कहते हैं कि चीनी का सेवन कम से कम करना चाहिए। जहाँ 5 या 6 चम्मच चीनी हमारे लिए दिन भर में जरूरी होती है, तो हम 10, 12, 13 चम्मच चीनी खा रहे हैं। चीनी को गुड़ से रिप्लेस करना ठीक रहेगा स्वाति जी? अभी जी, चीनी को गुड़ से रिप्लेस करना ठीक रहेगा अभी? देखिए, अभी गुड़ की भी स्टडी आने वाली है, तो उसमें प्लास्टिक है, तो ये कहना बहुत ही। और जैसे वो कह रहे हैं कि आयोडाइज नमक में ज़्यादा मिला है, तो क्या सेंधा नमक के ऊपर अभी शिफ्ट करना चाहिए? ये आपका प्रश्न बहुत जरूरी है मृत्युंजय जी, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आयोडाइज्ड नमक अगर आप कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे, तो आप एक तरफ जहां माइक्रोप्लास्टिक से बच रहे हैं, और आप दूसरी तरफ आयोडीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनसे ग्रसित होना शुरू हो जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये है कि अगर गर्भवती महिला आयोडाइज्ड नमक नहीं खा रही या उसको आयोडीन सही मात्रा में नहीं निकल रहा है, तो बच्चे को नवजात जो है मेंटल डिप्रेशन होते हैं, उनके जो ब्रेन होता है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं होता। तो आयोडीन के बहुत ही जरूरी मिनरल है, खासतौर से हमारे ब्रेन के लिए। तो बिल्कुल भी अभी ये देख करके ये नहीं सोचे कि आयोडाइज नमक छोड़ देते हैं और बिल्कुल ही सेंधा नमक या जो रॉक सॉल्ट होता है या तरह तरह के और सॉल्ट है उन पे जाए, क्योंकि माइक्रो के अंदर स्टडी साफ तौर से कह रही है। बिल्कुल। तो हम अपनी तरफ से जरूर ये कर सकते हैं कि देखिए, पानी अच्छी मात्रा में पिए, जो फल सब्जी आते हैं वो उनका सेवन ज्यादा करें, और खाना बनाना जो है ये भी एक बहुत जरूरी चीज है मृत्युंजय जी। अभी आप देखें तो सब लोग प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, प्लास्टिक में रैप फूड जो आता है वो ज्यादा खाने लग गए हैं, और इस वजह से भी प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा जा रहा है। और वही प्लास्टिक की बोतल में पानी बिल्कुल नहीं पिए, ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें आज से करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
राइट, ये बहुत 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 अच्छा सुझाव है जो आपने दिया है, और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि ताकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई नमक में तो सेंधा नमक खा लो, तो आप कह रहे हैं कि वो विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आप आयोडीन से दूर रह जाएंगे, तो फिर उससे आपको अलग तरह की दिक्कत आएगी। लेकिन सतीश जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत ही चौंकाने वाला रिसर्च कर दिया है, उसके ऊपर तो डिबेट अभी हो ही रही है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने चीनी में पाया या नमक में पाया, लेकिन क्या जब उस चीनी से चाय बनती है या उस नमक से सब्जी बनती है, क्या उसका कोई अलग रिसर्च आप कर रहे हैं या आपने किया है कि वही प्लास्टिक कंटेंट जब मान लीजिए चीनी में आपने रॉ शुगर में पाया और जब वो चाय में घुल जाती है चीनी, तब वो कितना कंटेंट रहता है उसमें, कम होता है या उतना ही रहता है, या नमक में जो आपने पाया सब्जी बनने के बाद उतना ही रहता है या कुछ कम होता है? इस तरह की कोई फाइंडिंग सर आपके पास? नहीं, अभी तक तो हमने वो वहाँ तक नहीं गए। अभी तो हमने सिर्फ ड्राई आइटम्स को लिया और उसमें टेस्ट किया। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये डिबेट को इस तरह से नहीं लेना चाहिए, वो इतना चौंकाने वाली बात नहीं है। अभी तक जो हम पानी पी रहे हैं, और मैंने बहुत सारे शहरों में किया है और पूरे वर्ल्ड वाइड भी है, कि पानी में भी जो आप टैप वाटर आ रहा है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स है। कुछ जो हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिया उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स आ रही है। तो हम इस वातावरण में रह रहे हैं अभी, तो इसका ये विकल्प नहीं आता कि तो सबको रिकॉल कर लो, या इस तरह से डरने की बात नहीं है जो है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इससे आगे कैसे बढ़ें, हमारा आगे का कदम क्या होगा, क्या हम इससे सुरक्षा पा सकेंगे, इससे हम निजात पा सकेंगे कि नहीं, और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं इस निजात पाने की। तो अगर आप देखें तो माइक्रोप्लास्टिक्स तो हम बना करके ऐड करते हैं आपके जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, जितना आपका शैम्पू है, टूथपेस्ट है, फेस स्क्रब है, इस सब में माइक्रोप्लास्टिक्स होता है। आप इसमें प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं हम इसको, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है और इसको कंपनीज डालती हैं आपके प्रोडक्ट्स में, और आप इसको नहाते समय निकाल के वेस्ट वाटर में जाता है, फिर वो आपके नदी में जाता है, फिर नाले में जाता है, फिर वही पानी फिल्टर होके आपके पास आता है और टैप वाटर में मिलता है। तो जब हम पर्यावरण को इतना दूषित कर देंगे तो हम किसी प्रोडक्ट को हटा करके हम बात नहीं कर सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन सर जब मसला गलत होगा ये बात करना। नहीं ये बात सर बात करना नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये बात, लेकिन हम किसी प्रोडक्ट को ये नहीं कर सकते हैं कि हम एक प्रोडक्ट को निकाल दें तो उसको उसका क्या नहीं वो बात आपकी ठीक है सर, ये बात आपकी ठीक है, उसका हॉलिस्टिक वो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये नोटिस में आ जाए तो उसके बाद का कदम क्या होना चाहिए। लेकिन एक सवाल प्रदीप जी, जो बात सतीश जी कह रहे हैं कि तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज ए एक्सपर्ट कि क्या कोई परमिसेबल लिमिट होती है क्या सर, कि भाई अगर इतनी मात्रा में है तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, मतलब कुछ आपने इसके ऊपर कुछ देखा है या कुछ है ऐसा कुछ स्टडी सर? नहीं देखिए, परमिसिबल लिमिट तो जैसे मेटल्स में होता है, लेड, कैडमियम, ये सब में परमिसिबल लिमिट, बट इसमें एक्चुअली कोई परमिसिबल लिमिट है ही नहीं है एज पर एफएसएसए रेगुलेशंस। अच्छा, इसमें इट इज टोटली नॉट परमिटेड बाय द एफएसएसए। अच्छा, टोटली नॉट परमिटेड, मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एफएसएसए के एक रेगुलेशंस भी है, हाई फैट सॉल्ट शुगर फूड को एक्चुअली जितना करे डिस्करेज करने के लिए। तो इसलिए वो मैडम जो बोला है, एक्चुअली ये कंजम्पशन कम होना चाहिए चीनी और नमक का, फिर इसका इफेक्ट उतना तो नहीं आएगा जितना अभी होता है। राइट, चलिए बहुत गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर चर्चा अभी आगे और होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, सतीश जी आपका, स्वाति जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर डिटेल में बात करने के लिए। अब देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।